नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं बायोलॉजी की मैराथन लेकर, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको केवल और केवल इतना करना है कि संपूर्ण विज्ञान में बायोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे। दोस्तों, ये निश्चित रूप से बात है। मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा, एक बार आप सभी लोग लिंक को कॉपी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब में इस इवेंट को शेयर कर दिया जाए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैराथन रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? धमाकेदार तरीके से प्रश्नों के माध्यम से हम लोग पूरी बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जो बच्चे नए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्जाम में प्रश्न आता है बायोलॉजी में, वो है बीमारियां या डिजीज। तो नोट करिएगा, डिजीज से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको मिलते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजीज दोस्तों। ठीक है, तो कितने प्रकार की डिजीज होती हैं, कौन कौन सी आपकी बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन सी वायरल डिजीज हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से होती हैं, कौन सी कवक से होती हैं और कौन सी आपकी आनुवांशिक बीमारियां हैं, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पे क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर दोस्तों डिजीज बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक इंफेक्शियस डिजीज और दूसरा नॉन इंफेक्शियस डिजीज। ठीक है, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग, बेसिकली ये जो पहला क्लासिफिकेशन है वो यही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संचारी रोग कहलाते हैं। वे आमतौर पर रोग जनुकों कवक, रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और अन्य कीड़ों के या सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, जैसे कि हैजा है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है। ये सब आपके क्या है, संक्रामक रोग हैं या इन्फेक्शियस डिजीज है दोस्तों। क्लियर? इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर गैर संक्रामक रोग में, जो रोग संक्रमण या अन्य लोगों के माध्यम से नहीं फैलते वे गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। इनमें जो रोग आते हैं वो आपके हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज या ब्लड, मधुमेह, कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां जो हैं वो गैर संक्रामक की कैटेगरी में आती है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, कौन सा संक्रामक है, कौन सा गैर संक्रामक, इसीलिए बता दे रहा हूं दोस्तों। क्लियर? अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने ये आपके वाहक दिखाए हैं दोस्तों। ये वायरस है दोस्तों, आपको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, ये फंगी है या कवक, और ये आपका प्रोटोजोआ आपको यहां पर दिख रहा है। क्लियर? अब सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है, डिजीज और उसके कारक एजेंट। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पर मैंने लिखा है डिप्थीरिया है, मेनिंजाइटिस है, कॉलेरा है, लेप्रोसी है, टाइफाइड है, टिटनेस है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, प्लेग, वूपिंग कफ और निमोनिया। ये सब आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, इसके बाद वायरस से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, एड्स, येलो फीवर, पीत ज्वर जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, रेबीज और पोलियो, ये सब आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये पेज दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। निश्चित रूप से ये आपके पूछने में आता ही आता है, कौन सी बीमारी वायरस से, कौन सी बैक्टीरिया से, याद रखिए। क्लियर? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस, काला अजर की बीमारी, लिशमैनियासिस और अमीबी पेचिस आपका ये प्रोटोजोआ से होता है। इसके बाद फंगस या कवक से एथलीट फूट और रिंग वॉर्म की बीमारी होती है। याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों बेसिकली जो आपकी वायरस से जो फैलने वाली बीमारी है उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कॉमन कोल्ड, कफ एंड कोल्ड जो होता है, कौन सी वायरस से होता है आपके एग्जाम में आता है, तो रिनो वायरस से। किससे होता है? रिनो वायरस से होता है दोस्तों। स्मॉल पॉक्स दोस्तों वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स वेरियोला से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। स्मॉल पॉक्स किससे होता है? वेरियोला से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा माइक्सो वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा की बीमारी। मीजल्स, रुबेओला वायरस, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चिकन पॉक्स की बीमारी जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस उससे होती है। और मम्स की बीमारी जो है ये मान के चलिए पैरामाइक्सो वायरस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो ये आपका रुबेओला इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है, कॉमन कोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिनो वायरस याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पोलियो की बीमारी, पोलियोमाइलाइटिस वायरस, एक रुबेला है, वो रुबेला वायरस से होती है। जीका बीमारी जो है ये जीका वायरस से होती है। और एड्स की बीमारी जो है ये रेट्रो वायरस से होती है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इबोला की बीमारी इबोला वायरस से, और कोविड-19 की बीमारी कोरोना वायरस से।
ठीक है, याद रखिएगा जो बीमारियों के नाम है वो वायरस के ही नाम है ज्यादातर। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पर्ट्यूसिस या व्हूपिंग कफ बोलते हैं, ये कौन सा आपका बैक्टीरिया है, तो पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, याद कर लीजिए। आखिरी में जो नाम होगा वही आपका बीमारी का भी नाम होता है, जो बैक्टीरिया का नाम है वही बीमारी का भी नाम है। ठीक, तो डिप्थीरिया, तो कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, टिटेनस तो आपका क्लॉस्ट्रोडियम टिटनी, क्लॉस्ट्रोडियम टिटनी वायरस, टिटनी बैक्टीरिया। सिफिलिस तो आपका ट्रिपैनोमा पैलिडियम, ये आपकी क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया है, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद दोस्तों कॉलेरा या हैजा विब्रियो कॉलेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद फूड पॉइजनिंग सैल्मोनेला आपका जो है बैक्टीरिया, इससे होती है टाइफाइड की जो बीमारी है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। और बैक्टीरियल डिसेंट्री या पेचिस, ये आपका डिसेंट्री, आपका शिगेला डिसेंट्री आपका बैक्टीरिया का नाम है। नोट कर लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग सीधे प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन वायरल डिजीज नहीं, विषाणु जनित रोग है। जीका, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और लेप्रोसी। फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। सभी दोस्तों की तरफ से यहां पर बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, और सभी लोग शानदार तरीके से यहां पर बता भी रहे हैं। तो एक बार मैं सबसे बोलूंगा फटाफट से आंसर करिए। सेशन को एक बार दोस्तों आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, और यहां पर फटाफट से आंसर करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर शीतल जी की तरफ से सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा। और यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, यहां पे आंसर है जीका। देखिए कौन सा विषाणु जनित रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो नोट कर लीजिएगा आपका क्या है, जीका जो है दोस्तों आपकी, ये आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है। और वायरस का नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था जीका वायरस। क्या है दोस्तों, जीका वायरस, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। क्लियर, ठीक है। अब बेसिकली जीका जो है विषाणु जनित रोग है जो मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है। यह मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा प्रसारित विषाणु के कारण होता है। तो ये आपके एग्जाम में आता है दोस्तों कि कौन से मच्छर से आपका ये बीमारी होती है, तो एडीज मच्छर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, याद रखिएगा। ठीक है, जीका विषाणु के रोग के लक्षण डेंगू जैसे वायरल संक्रमणों के समान है। इसमें बुखार, त्वचा पर चकत्ते, ठीक है, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द शामिल है। क्या याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। बताइएगा दोस्तों आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सेशन है और शानदार तरीके से आप लोग यहां पर आंसर भी करके बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों फटाफट से जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आप सभी दोस्तों की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड राजन जी, सारू जी, शीतल जी शानदार तरीके से जुड़ चुके हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर भी करके बता रहे हैं। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर आपका एड्स फैलाने के लिए दोस्तों वायरस जिम्मेदार है, और कौन सा वायरस मैं आपको बता चुका हूं, तो रेट्रो वायरस। नोट कर लीजिए कौन सा वायरस है, तो रेट्रो वायरस, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया दोस्तों। ठीक है, चलिए एड्स एक विषाणु जनित रोग है, इसका कारक एचआईवी वायरस है दोस्तों, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एड्स संक्रमित यौन संबंधों के कारण, संक्रमित रुधिरादान से, संक्रमित माता से शिशुओं में स्तनपान से फैलता है। और एड्स के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट करते हैं, तो एलिसा टेस्ट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों,
कौन सा करते हैं, यहां पर एलिसा परीक्षण करते हैं एड्स के लिए, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए यहां पर मैंने एक टेबल आपको दी थी दोस्तों, अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग देख सकते हैं ये एड्स है, और यहां पर मैंने वायरस का नाम भी आपको लिखवाया है, ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनते हैं, तो शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल। बताइए दोस्तों टाइफाइड फीवर का कारण क्या है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए, और बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर आंसर भी करके बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और यहां पर भारती जी जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड, शीतल जी, बाबू बनारसी जी, सारू जी, राजन जी, शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं आप लोग, हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं, यहां पर सभी दोस्तों की तरफ से आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है दोस्तों, आप लोगों की तरफ से आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहां पर आप लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, बैक्टीरियल डिजीज इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है, नोट कर लीजिएगा, शुरू में जो टेबल दी है आपको वो टेबल रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें मैंने बता दिया है कि इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, इंपॉर्टेंट वायरस से कौन सी होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब दोस्तों देखिए, टाइफाइड जो है एक जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है, तो सैल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है, या थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, या दृष्टि में सुधार करता है, या हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, या ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। बताइए दोस्तों, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस होनी है दोस्तों, आज पूरी साइंस का बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या आंसर होगा, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना क्यों अनिवार्य है, आप सबको बताना है, ठीक है, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए, आप सभी लोग फटाफट से बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक का होना इसलिए अनिवार्य है क्यों, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, और आपने देखा होगा आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, ये थाइमस ग्रंथि जो होती है ये पूरी सूज जाती है, बड़ी सी हो जाती है। आपने दूरदर्शन अगर देखा हो तो उसमें एड में देखा होगा दोस्तों, एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है आयोडीन नमक क्यों महत्वपूर्ण है, क्लियर। चलिए अब देखिए, आयोडीन बेसिकली रासायनिक रूप से हैलोजन समूह का है, ठीक है, जिसकी मानव शरीर को अति अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे हम घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं, और इसको पाने का सर्वसुलभ तरीका है खाने में थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन। बताइएगा राइट आंसर क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बेहतरीन सेशन है, और एक बार गुजारिश करूंगा आप लोगों से, सेशन को दोस्तों लाइक जरूर करें, लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए, इस जीव विज्ञान की मैराथन में शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, घेंगा नामक रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है, ये प्रश्न मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होता है, पोलियो, दस्त, कैंसर और डेंगू। बताइएगा दोस्तों कौन सा ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होता है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। देख लेते हैं, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जुड़ चुके हैं, और शानदार तरीके से हम लोग यहां पर रिस्पांस भी कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और यहां पर शीतल जी ने डी लिख दिया है, भारती जी ने डी लिख दिया है, सभी लोग आंसर करें, जो भी छात्र हैं ऐसे जो नए हैं आंसर नहीं कर रहे हैं, हिचक रहे हैं, हिचकिए मत दोस्तों, आंसर करेंगे एग्जाम में, साहस होना चाहिए दोस्तों, साहस यहां पर नहीं दिखाएंगे तो एग्जाम में कैसे दिखाएंगे, वहां तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है दबाव में, इसलिए साहस दिखाना है और सब प्रश्नों का आंसर करिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होता है, तो यहां पर दोस्तों कैंसर, ठीक है, कैंसर की बीमारी जो है ओंकोजिन द्वारा प्रेरित होती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं, तो ओंकोजीन कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। ओंकोजीन क्या है, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन है ओंकोजीन कहलाते हैं, ये सभी मनुष्यों में प्रोटो ओंकोजीन के रूप में होते हैं, कैंसर कारकों से ओंकोजीन में ये परिवर्तित हो जाते हैं और फिर कैंसर उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कारण समझ आ गया, क्लियर। चलिए
क्या ग्लूकोज का एक बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है? बताइए। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और चिटिन। फटाक से आना है आंसर आप सबकी तरफ से, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शानदार तरीके से आप लोग के आंसर भी आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर आंसर आना चाहिए सबकी तरफ से। शीतल जी ने डी लिखा है, बाकी लोग भी आंसर करिए दोस्तों, फटाफट से आंसर करिए, यहां पर बता दीजिए। तो यहां पर दोस्तों ग्लाइकोजन, याद कर लीजिएगा, ग्लाइकोजन दोस्तों आपका क्या है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक क्या है? बहुशाखा युक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़े किसके प्राथमिक अंग है? फेफड़े क्या करते हैं बेसिकली? पाचन, कब्ज, पसीना, श्वसन, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, परस्पायरेशन और रेस्पायरेशन। बताइएगा राइट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर सभी को करना चाहिए, सभी दोस्तों को आंसर करना चाहिए। और अभी भी दोस्तों सबकी तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, ये आप सबके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, प्रदीप विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी जी, शीतल जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी जी, शीतल जी, राजन जी, बाबू बनारसी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो याद रखिए, फेफड़े क्या करते हैं? जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वो फेफड़े के कारण ही होता है। क्लियर? चलिएगा, देखिए फेफड़े बेसिकली स्थलीय कशेरुकी जंतुओं जैसे एम्बिफिया, सरीसृप, परिसृप, पक्षी और स्तनधारियों में प्राथमिक श्वसन अंग है जो वायु विनिमय, गैसियस एक्सचेंज का कार्य करते हैं। मतलब गैसियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं तथा कोशिकाओं द्वारा उपयोग के उपरांत निकली गैसों को बाहर निकालते हैं। क्लियर? चलिए भाई, देख लिया हम लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? डायबिटीज, अस्थमा, स्कर्वी और खसरा। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। हम लोग आज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने इतना प्रयास किया है कि आपको बायोलॉजी में यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर सभी दोस्तों की तरफ से राइट आंसर आने शुरू हो गए हैं। प्रदीप जी ने, शीतल जी ने, बाबू बनारसी जी ने, राजन जी ने, लक्ष्मी जी ने शानदार आंसर कर दिया है। कौन सी संचारक बीमारी है? तो मीजल, नोट कर लीजिए दोस्तों, मीजल आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर आंसर करके बता रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो देख लेते हैं संचारक बीमारी कौन सी? कम्युनिकेबल, तो खसरा है। खसरा एक छुआछूत या संचारक रोग है। क्लियर? चलिए, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, गुर्दा, प्रतिरक्षी तंत्र और मस्तिष्क आपके ऑप्शन है। फटाफट से बताना है राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, शानदार आंसर कर दिया। बता दीजिए आंसर क्या होगा। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अल्जाइमर रोग के कारण आप लोग नोट कर लीजिएगा, मस्तिष्क प्रभावित होता है दोस्तों, ब्रेन प्रभावित होता है। ठीक है, और बेसिकली यह मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। मनुष्य की स्मरण क्षमता या मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है, तो अल्जाइमर की बीमारी इसे हम बोलते हैं। इनका नाम पड़ा न्यूरोलॉजिस्ट ए एलोइस अल्जाइमर ने इसे पहचाना था। ठीक, चलिए, पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? जहाजी मतली, हकलाना, रतौंधी और नींद में चलना। जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए आप सभी लोग। सभी दोस्तों की तरफ से आंसर आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आंसर है, बिल्कुल सही, स्लीप वॉकिंग या नींद में चलना, एकदम सही आंसर आप सभी दोस्तों की तरफ से आ गया है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, पैरासोमनिया जो है दोस्तों निद्रा से जुड़ी मानसिक विकृति है, आम बोलचाल में इसका नाम क्या है, नींद में चलना कहा जाता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डीपीटी टीका किस प्रकार का होता है दोस्तों, बताइए। एंटीवायरल वैक्सीन, प्रति विषाणु, प्रति प्रोटोजोवन, प्रति रिकेट्सियल और संयुक्त टीका। फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया सेशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर आंसर भी करके बता रहे हैं। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, आप सबको बताना है, बता दीजिए फटाफट से आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट भी करके बता रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी सबकी तरफ से आंसर आ रहा है, सभी की तरफ से यहाँ पर डी आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं, डीपीटी टीका बिल्कुल सही। और संयुक्त टीका है, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा, डिप्थीरिया, क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। ठीक है, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, टिटनेस। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंबाइंड टीका है जो आपका लगाया जाता है इन तीनों बीमारियों से बचाव के लिए। क्लियर। चलिए, तो बेसिकली डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। और ये तीनों रोग जीवाणुजन्य या बैक्टीरियल हैं, जो कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस और माइक्रोबैक्टीरियम टिटनी द्वारा होते हैं। ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये भी बताइए। क्लियर। चलिए, वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन प्लस लिपिड। फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों। सेशन अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, एक बार जबरदस्त तरीके से दोस्तों लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहां पर राइट आंसर क्या है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर आंसर आने आपके शुरू हो गए। ठीक है, तो वायरस सामान्यतः आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। चलिए भाई, बेसिकली प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड में आपके डीएनए और आरएनए इससे बने होते हैं। इसकी खोज का श्रेय दिमित्री इवानोव्स्की को दिया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, वायरोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसे हम विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं, जो विज्ञान में जिस शाखा में हम लोग विषाणु का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। पोलियो किस कारण होता है दोस्तों, तो जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी दोस्तों की तरफ से शानदार रिस्पांस यहां पर देखने को मिल रहा है। बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं और शानदार तरीके से आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो पोलियो आपको मैंने बता दिया है, वायरस से होता है। कौन सा वायरस, तो पोलियोमेलाइटिस वायरस, पोलियोमेलाइटिस वायरस। याद रखिएगा, ये आपका वायरस का नाम है और ये आप लोगों को नोट कर लेना है। क्लियर। चलिए, पोलियो बेसिकली पोलियोमेलाइटिस से होता है। इसका संचारण दूषित भोजन और जल से होता है। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों आता है, कैसे होता है, संचारण कैसे होता है, फैलता कैसे है, तो दूषित भोजन या जल से। और मुख्यतः प्रभावित क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम मनुष्य का प्रभावित होता है। ये नोट कर लीजिएगा। डिजीज पढ़िए तो ये भी पढ़िए कि संचारण कैसे हो रहा है और कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है शरीर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी, पैडोलॉजी, वायोलॉजी और पैथोलॉजी। अभी बताया था, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर आने चाहिए। बेहतरीन तरीके से हम लोग आंसर कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपके आंसर भी यहां पर मिल रहे हैं दोस्तों। क्लियर, बहुत बढ़िया सेशन, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आंसर यहां पर कर दिया है। और यहां पर विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो वायरोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट, किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी सल्मोनेलो
सिस्ट का कारण बनता है दोस्तों? तो शैवालीय, परजीवी, बैक्टीरियल और वायरल। बताइएगा राइट आंसर क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहां पर क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग यहां पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना है दोस्तों। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। और यहां पर किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी सैल्मोनेलोसिस का कारण है? तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूं, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल। याद कर लीजिए, शुरुआत में एकदम वीडियो में जाइएगा, मैंने आपको 3-4 टेबल बताई है, 3-4 टेबल उसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारे के सारी बीमारियों का प्रश्न बन जाएगा। ठीक, चलिए सैल्मोनेलोसिस जो है बेसिकली एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। इसका कारण सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया है। ठीक है, बीमारी का नाम क्या है? सैल्मोनेलोसिस, और बैक्टीरिया भी है सैल्मोनेला। तो कॉमन है ना, कुछ तो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो याद रखिएगा। ठीक, इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? कैडमियम, निकेल, क्रोमियम और पारा। फटाक से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, तो क्या है? तो कैडमियम। कैडमियम इज द राइट आंसर। याद करना है, नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए भाई, तो इटाई बेसिकली बीमारी जो है वो कैडमियम धातु उत्तरदायी है इसके लिए। और कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से बीमारी होती है। याद रखिएगा, सबसे पहले रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के दौरान नदी में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था। इसको याद रखेंगे, रोग का नाम क्या है? इटाई बीमारी। कैल्शियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से बीमारी होती है। क्लियर? चलिए, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? ठीक है, जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? काला पीला, लाल हरा, पीला सफेद और हरा नीला। आंसर सभी लोग करेंगे दोस्तों, बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए बाबू बनारसी जी, लक्ष्मी जी, भारती जी, देविका जी, सभी लोग दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए एक बार जल्दी से। और शानदार तरीके से रिस्पॉन्सेज आप लोग के आ रहे हैं। वर्णांध व्यक्ति किस में भेद नहीं कर पाता? तो नोट कर लीजिएगा, वो लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम का, जो आपका पूछा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। ठीक है, वर्णांधता दोस्तों ये आपका एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। ये प्रश्न भी एग्जाम में अलग से पूछा गया है पीसीएसआरओ में। ठीक है, एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है और यह व्यक्ति लाल हरे में भेद नहीं कर पाता, इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं? लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यह भी नाम आ चुका है आपकी परीक्षा में। इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं और डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और यहां पर दोस्तों एक प्रश्न नहीं है, यहां पर 5 प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, रिंग वॉर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस और मक्खियां। बताइएगा राइट आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। शानदार तरीके से आप लोग को आंसर करके बता देना चाहिए क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड। प्रवीण जी गुड इवनिंग बेटा। देविका जी वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्मी जी और निधि मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। शानदार तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आ रहे हैं आप लोग के। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं, रिंगवॉर्म नामक बीमारी आपकी फंगी या कवक से होती है। किससे होती है? फंगी या कवक से होती है। याद रखना है, नोट रख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? ठीक है, रिंगवॉर्म नामक बीमारी कवक के संक्रमण से होती है। टीनिया कार्पोरिस शरीर की त्वचा को, टीनिया पेडिस पैर की त्वचा का, एथलेटिक फूट, टीनिया कैपिटिस खोपड़ी की त्वचा को प्रभावित करता है। बेसिकली समझिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के कवक हैं। टीनिया कार्पोरिस जो है वो शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। टीनिया पेडिस जो है वो पैर की त्वचा को प्रभावित करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? एथलीट फूट बीमारी बोलते हैं। एथलीट फूट आपके एग्जाम में आता है ना, वो भी कवक से होता है। कौन सा कवक है? टीनिया पेडिस
जो पैर की त्वचा का कवच है वही आपका एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है। ठीक है, टेनिया कैपिटिस क्या है, खोपड़ी की त्वचा को प्रभावित करता है, ये भी नोट करिएगा। तो यहां पे अगेन दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं एक्स्ट्रा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रोगजनक, वेक्टर, परजीवी और अदिष्ट। फटाक से बताएंगे राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, शानदार तरीके से आप लोग के आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड, एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन। तो जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए वे सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है रोगजनक या पैथोजन कहलाते हैं। जो रोग संचारित करते हैं उन्हें हम रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। क्लियर होगी बात, जो आपके रोगजनक होते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं और जो रोग संचारित करते हैं या रोगवाहक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा। क्लियर, फिजिक्स में भी एक वेक्टर होता है, फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है, ये दूसरा वेक्टर है। क्लियर, वहां वेक्टर का मतलब अलग है। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, रतौंधी, रक्त का थक्का न जमना, रिकेट्स और यहां पर हीमोग्लोबिन की अल्पता। फटाक से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, या जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर आप लोग आंसर भी कर रहे हैं दोस्तों, और शानदार तरीके से आप लोग का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, दैट इज वेरी गुड बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर रोजी जी ने आंसर कर दिया है, वीरेंद्र गिरी जी ने वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रियंका कौशिक जी ने, भारती जी ने, सबकी तरफ से शानदार आंसर आ रहे हैं। और हीमोफीलिया बेसिकली आपका रक्त का थक्का ना जमना। हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है, तो रक्त का थक्का जब नहीं जम पाता तो हम इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। याद रखिएगा, जो प्रश्न बीमारी के लिए लाया हूं वो प्रश्न इंक्लूसिव है दोस्तों। जो भी प्रश्न आने की जितने भी आज तक बने हैं, जिस प्रकार के बने हैं, वो सबका संकलन लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए देखिए बेसिकली हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है, जो आमतौर पर पुरुषों को होती है। किसको होती है, पुरुषों को होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, औरतें या प्रायः इस रोग की वाहक या कैरियर होती हैं। ये 3 चीज दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे जब भी हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए इस बीमारी में शरीर के बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, जिसके कारण चोट लगने या दुर्घटना में या जानलेवा भी साबित हो जाता है। जानलेवा भी शामिल होता है, साबित हो जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और कौन सा विटामिन जो होता है वो रक्त के थक्का बनाने में सहयोग करता है, वो भी नोट कर लीजिएगा। विटामिन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं। याद रखिएगा कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए हीमोफोबिया बेसिकली किसका डर होता है, ऊंचाई का, अंधेरे का, रक्त का कि पानी का, बताइएगा। हीमोफोबिया किस चीज का डर है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। रंजीता जी, लक्ष्मी जी, बाबू बनारसी जी, राजन जी, रोजी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग, शानदार तरीके से आंसर आ रहे हैं। एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन आप सबके लिए। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है वो दोस्तों वो किसका है, वो रक्त कब है, रक्त कब है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए भाई, तो हीमोफोबिया रक्त या खून के प्रति व्यक्ति का सामान्य भय है। इस प्रकार के फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति अपने स्वयं के रक्त या किसी के और के रक्त को देखकर भयभीत हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो हॉरर मूवीज होती हैं उसमें दिखाता है ना, ऐसे सीन्स दिखाता है कि खून देखकर लोग डर जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो हॉरर मूवीज में ही ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, और ये एक तरीके का फोबिया है, कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। क्लियर, चलिए थैलेसीमिया क्या है, एक प्रकार का वंशानुगत रोग, एक प्रकार का त्वचा विकार, एक प्रकार का इलाज योग्य कैंसर, और दुधारू पशुओं में मौजूद एक प्रकार का प्रोटीन। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है, फटाफट से आंसर आने चाहिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। वाटर, बी राजन जी ने सी लिखा है, वीरेंद्र जी ने, भारती जी ने, देविका जी ने, वेरी गुड। तो बेसिकली थैलेसीमिया क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है। क्या है ये,
एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है, नोट रखिएगा। थैलेसेमिया इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, इस रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, और ये भी प्रश्न जो संकलन आपके लिए लाया हूं, ये संकलन दोस्तों ये सब पूछे हुए क्या है, इनडायरेक्ट प्रश्न है। ठीक, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? तो जोसेफ लिस्टर, विलियम हॉर्वे, रॉबर्ट नॉक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके ऑप्शन है। आंसर करिए, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। मोनिका जी, वीरेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड। शीतल जी, सारू जी, लक्ष्मी जी, देविका जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो यहां पर एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नोट कर लीजिए किसने किया दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का आविष्कार किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1929 में की थी, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन बनाई थी। क्लियर? नेक्स्ट, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और जॉन हंटर। तो चेचक के लिए पहला टीका किसने खोला बताइए, खोजा था, बता दीजिए आंसर करके। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर, पार्टिसिपेशन एक्सेलेंट है दोस्तों आपकी तरफ से, सबकी तरफ से। ठीक है, तो यहां पर सबकी तरफ से जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर आ रहा है दोस्तों बी, एडवर्ड जेनर। याद रखिए, चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। याद रखेंगे दोस्तों, इनमें से ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कब खोजा था? 1796 में। कब खोजा था? 1796 में। बीसीजी टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? पीलिया, रक्त अल्पता, क्षय रोग और पोलियो। बीसीजी टीका किसके बचाव के लिए देते हैं? जल्दी से बताना है दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर सभी के बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर हम लोग बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए देते हैं। तो बीसीजी का टीका दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग या टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का वैक्सीन देते हैं। याद रखिएगा, और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो कोरोना वायरस बेसिकली जो बीमारी थी वो भी क्या थी? फेफड़े पर अटैक करने वाली बीमारी थी, और बेसिकली जो है आपका जो फेफड़े की बीमारी आपकी टीबी भी है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो बीसीजी वैक्सीनेशन भारत में होता है दोस्तों बचपन में, तो बीसीजी वैक्सीनेशन के कारण भारत में उतना कोविड-19 से क्राइसिस नहीं हुआ। बाकी डेवलप्ड नेशन में, यूएस में, यूके में या अन्य विकसित राष्ट्रों में जो इतनी त्रासदी हुई वो इसलिए क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वैक्सीन कोई नहीं लगवाना चाहता। क्लियर? चलिए, क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर रोग है। क्षय रोग या टीबी संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या सांस से फैलता है। टीबी का जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, जो हवा के माध्यम से फैलता है। इस रोग से बचने के लिए बीसीजी टीका लगाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके जीवाणु का नाम भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, संक्रमित लोगों के खांसने छींकने से बीमारी फैलती है, इसका नाम क्षय रोग है, टीबी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, बीमारियों पे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब विटामिन और पोषण पे आ जाते हैं। किस पे? विटामिन और न्यूट्रिशन पे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों मैंने आपके लिए क्या किया है, एक टेबल शो किया है। ठीक है, और टेबल एक ही है और इसमें सारे महत्वपूर्ण विटामिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। विटामिन ए का नाम दोस्तों क्या है? साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। क्या नाम है दोस्तों? तो रेटिनॉल कहते हैं। क्लियर? और नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी हो जाती है इसकी कमी से? रतौंधी, रतौंधी होती है। विटामिन बी1 क्या बोलते हैं दोस्तों? साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी साइंटिफिक नेम भी आता है दोस्तों, थायमीन। बीमारी कौन सी होती है कमी से? तो बेरी बेरी। क्लियर? इसके बाद विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन, क्या है दोस्तों? रिबोफ्लेविन है। ठीक है, और खराब त्वचा या रिटार्डेड ग्रोथ, ये आपकी क्या है? विटामिन बी2 की कमी से होती है। विटामिन बी12 साइनोकोबाइलेमिन, क्या है? साइनो ये इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से रक्त अल्पता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड,
एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है? तो स्कर्वी हो रही है। सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है? इसकी कमी से आपकी रिकेट्स नामक बीमारी हो रही है। ठीक, विटामिन के मैं जो आपको बता रहा था दोस्तों, ठीक है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। और इसके वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का ना जमना, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? बताइए दोस्तों। मिल्क, दूध, लेमन, नींबू, एग, अंडा, फिश, मछली। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां पर आप सभी लोगों ने देखिए शानदार तरीके से रिस्पांस किया है। यहाँ पर विटामिन सी का समृद्ध स्रोत बताना है आपको। यहाँ पर क्या है? तो बी आप लोगों ने लिखा है। बी या सी आंसर आ रहे हैं, बी या सी आंसर आ रहे हैं। कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर नींबू दोस्तों, नींबू वंश के फलों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आंवले में, उसके बाद दोस्तों संतरे में, और नींबू वंश के फलों में पाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। ठीक, नींबू में 31 ग्राम होता है। इसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। खट्टे फलों में संतरा, नींबू, कीवी फ्रूट, अमरूद, अमरूद, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। ठीक है, यह आवश्यक पोषक तत्व है और मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होता और पानी में घुलनशील है। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? बी और सी, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब ये आपका क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो 4 रोग आपको दिए हैं, बताइए दोस्तों। बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स। बताइए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाक से बता दीजिए, फटाक से बताइए आप सभी लोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सबको बता देना है दोस्तों। यहाँ पर ए बी सी डी में आपको चूज करना है दोस्तों, इधर वाले। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, बहुत आराम से आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, राइट सी पे क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी है, और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपको यही चूज कर लेना है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं चूज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका रतौंधी जो है वो सी नंबर पे है, रतौंधी सी नंबर पे, और वहां पे वही नंबर पूछा है आपसे। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? गेहूं, शहद, गाजर और मूंगफली। बताइए दोस्तों, कौन सा आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? जल्दी से बता दीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपका गाजर। गाजर आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है? तो विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4 और विटामिन सी। फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं दोस्तों। तो कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है? तो यहां पर दोस्तों विटामिन सी। क्या है दोस्तों? विटामिन सी खाना पकाने के दौरान सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः गुर्दे में बनता है? विटामिन ए, ई, सी, डी। बताइए कौन सा विटामिन सामान्यतः गुर्दे में बनता है, आप सबको बताना है।
चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आप लोग की तरफ से। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर सी या ए, या तो सी या तो ए। तो सामान्यतः गुर्दे में आपका विटामिन डी बनता है, ठीक है, गुर्दे में आपका विटामिन डी बनता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए विटामिन डी किडनी द्वारा निर्मित एक हार्मोन है, याद रखिएगा कौन सा विटामिन एक हार्मोन होता है, यह भी प्रश्न आता है। तो विटामिन डी, लिवर और किडनी विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित करते हैं जिसे कैल्सिट्रियोल कहते हैं। यह मुख्य रूप से रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मजबूत हड्डियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर, याद रखिएगा किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है? विटामिन डी, सी, बी और के। फटाक से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर हियर। चलिए फटाक से बता दीजिए, देविका जी, रंजीता जी, लक्ष्मी जी, वेरी गुड वेरी गुड, सारू जी, प्रियंका जी, सभी लोग के आंसर लेकिन नहीं आ रहे हैं, सभी लोगों के आंसर लेकिन नहीं आ रहे हैं। बाकी लोगों ने यहाँ पे आंसर करना बंद कर दिया है, ठीक है। और अमन सिंह जी जुड़ चुके हैं, अमन सिंह जी डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। भारती जी, प्रियंका जी, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पर नोट करिएगा विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर जो है वो कम हो जाती है, इसको याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना है? 8, 10, 12, 6। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब कभी कभी जाइए, जब बीमार होता है व्यक्ति तो डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट भी लिख देता है। तो बी कॉम्प्लेक्स जब हम लोग खाते हैं तो कभी ये सोचा है आपने कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन का समूह है? तो ये आपको बताना है, ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। चलिए बताइए दोस्तों। मोनिका जी, प्रदीप जी, राजन जी, देविका जी, रंजीता जी, सारू जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। शीतल जी, एक्सेलेंट, शानदार रिस्पांस दोस्तों की तरफ से आ रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बेहतरीन तरीके से रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का। और याद रखिए यहाँ पर 8 विटामिन का समूह है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से विटामिन है तो दोस्तों नोट करिएगा, थाइमीन विटामिन बी1, रिबोफ्लेविन विटामिन बी2, नियासिन विटामिन बी3, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी5, विटामिन बी6, बायोटीन विटामिन बी7, फोलेट विटामिन बी9 और बी12 साइनोकोबाइलेमिन। तो बी1, 2, 3, देखिए कैसे याद रखेंगे, 1, 2, 3, 4 को छोड़ दीजिए, 5, 6, 7, 8 को छोड़ दीजिए, 9 है, फिर 10, 11 छोड़ दीजिए, 12। क्लियर, ठीक है, 4 को छोड़िए, ठीक, फिर क्या करिए, 8 को छोड़िए, 4 और 8 को छोड़ दिया, 11, 12 को छोड़ दिया, बाकी 1 से लेकर 12 तक, ठीक, याद हो जाएगा दोस्तों। फटाफट से बता दीजिए भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए भाई, यहां पर किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं? ए, डी, ई, के, बताएंगे आंसर करके, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं? क्लियर, फटाफट से बताइए किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को किसे कहते हैं दोस्तों, तो विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? ठीक है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, बेसिकली बांझपन रोधी विटामिन क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जो बंधिता या बांझपन की बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इस विटामिन की कमी से हो जाती है। कौन से विटामिन की? ई, विटामिन ई की कमी से, जिससे मसल्स जो होती हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही प्रॉपरली काम नहीं करता, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि बांझपन की बीमारी नाम दे देते हैं, या बंधिता की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन की कमी से होता है, और इस बीमारी को हमारे समाज में एक अलग ही क्या है स्तर प्राप्त है, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल विटामिन की कमी है, विटामिन ई सही हो जाएगा तो प्रॉपरली ये बीमारी भी खत्म हो जाती है। क्लियर, चलिए विटामिन ई का नाम जो है दोस्तों साइंटिफिक टोकोफेरॉल है, याद रखिएगा, टोकोफेरॉल है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है तो आपको पता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों।
तो कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों? तो विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। याद रखिएगा, आप सबको पता है, हम लोग प्रॉपरली देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? ए, बी, डी, ई। अभी बताया, अभी आपको जस्ट बताया है क्वेश्चन में, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पर खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। विटामिन सी का नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, और बहुत ही अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। और विटामिन ई का नाम क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। ये नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है? विटामिन के, ई, बी12 और 6। किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है? जल्दी से बताना है दोस्तों, ठीक है। परमिशियस एनीमिया या घातक रक्त अल्पता किससे होती है? आप सभी लोग बताइए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों विटामिन बी12। कौन सी बीमारी से? विटामिन बी12 याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, अब दोस्तों देखिए, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक चीज और पूछी जाती है दोस्तों, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी, नोट कर लीजिए। और वसा में घुलनशील कौन है? वसा में घुलनशील कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, ए, डी, ई और के, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। साइंटिफिक नेम सबके याद रखिएगा, ठीक है। टोकोफेरॉल जैसे ई का है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन बी1 का थायमिन है, क्लियर, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में साइनोकोबाइलेमिन, जिसमें कोबाल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो डी को कहते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के, फिनोक्विनोन, ठीक है। किस विटामिन की कमी से बांझपन बीमारी हो जाती है? विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है, क्लियर हो गया। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आने लगता है? तो स्कर्वी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन डी, सुखंडी रोग या रिकेट्स किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित भी होता है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं सूर्य के प्रकाश में बैठना आवश्यक है, लेकिन दिन में नहीं कि दोपहर में जाके बैठ गए, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, इंपॉर्टेंट, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। अब देखिए, मैंने एकदम कैटेगराइज करके आपके लिए कंटेंट लिया है, मैंने बनाया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, सबसे पहले डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके दोस्तों क्वेश्चन आते हैं विटामिन से और पोषण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स और हार्मोन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो मैंने वो यहां पर रखा है, ठीक है। उसी क्रम में दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए कंटेंट रखा है, ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथियां और हार्मोन। चलिए, पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? थायराइड, गुर्दा, यकृत और अग्नाशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, इससे निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर आप लोग कर रहे हैं। फैंटास्टिक रिस्पांस आप दोस्तों की तरफ से हो रहा है। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबको बता देना है, फटाक से आंसर करिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सबको पता है यकृत या लिवर होती है। यकृत या लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप सबने एकदम बढ़िया आंसर किया दोस्तों, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब यहां पर दिखा देता हूं आप लोग को। यहां पर देखिए आपके सामने, लिवर सबसे भारी आंतरिक अंग और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोनों है, याद रखिएगा। और यहां पर मैंने आपको लिवर दिखाया भी है, आप लोग देख लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा, तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका लिवर है पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर कहलाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन के बाद निकाल भी दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपका ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या है? तो ये आपका पैनक्रियाज है, क्लियर। और ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्लियर, याद रखिएगा जो मैंने आपको दिखाया, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्मोन जो उच्च सांद्रता में मौजूद होने पर हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है? इंसुलिन, इंसुलिन, इसके बाद एड्रीनलिन, इसके बाद आपका कैल्सिटोनिन, और यहां पे ग्लूकोनिन। क्या है दोस्तों? यहां पे आपका जो है ग्लूकागन। चलिए 4 ऑप्शन है, फटाक से बताइएगा राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइएगा राइट आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइएगा राइट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, शीतल जी, रवि पटेल जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से। तो कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है? तो नोट कर लीजिएगा, एड्रीनलिन। क्या है? एड्रीनलिन आपके ऑप्शन है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक, बताइए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि और पैनक्रियास। चार ऑप्शन है, फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो नोट कर लीजिएगा, पीयूष, वो पिनियल ग्लैंड, याद रखिएगा, पिनियल ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड आपके ऑप्शन है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है? ठीक है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, बताइए। एड्रिनल, ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, पिनियल, इसके बाद थाइमस और थायराइड। बताइए, चार ऑप्शन है, फटाक से बताना है राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, देविका जी, आमिर जी, शीतल जी, भारती जी, प्रियंका कौशिक जी, वेरी गुड, रोहन जी, बहुत बढ़िया आंसर, प्रदीप विश्वकर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड, भारती जी, शानदार तरीके से दोस्तों रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। देख लेते हैं यहाँ पर, तो कौन सा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है? तो पिनियल ग्रंथि, याद रखिएगा, पिनियल ग्रंथि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र के लिए सत्य है? तो ये दोस्तों बेसिकली विच ऑफ द दीज इज ट्रू फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली इंग्लिश में नहीं अवेलेबल है आपके लिए, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। तो आंसर इसका ये है, नोट कर लीजिएगा कि सभी आपके सही हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए सभी सही। सीक्रेट्स हार्मोन्स दैट ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल बाय ब्लड, ये क्या करती है? ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, ठीक है, जो टारगेट सेल मतलब जो आपकी लक्षित कोशिका है वहां तक रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कॉजेस चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी उपापचय की प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव करती है। और इफेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक दोस्तों इसके प्रभाव बने रहते हैं। क्लियर? चलिए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पर स्थित है? बताइए। इंटेस्टाइन या आंत, लिवर या यकृत, किडनी या गुर्दा, और ब्रेन या मस्तिष्क। बताइएगा सभी लोग आंसर करके, चार विकल्प है, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है बेसिकली आपकी मस्तिष्क में होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ब्रेन में होती है। क्लियर? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन।
बताइए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है, आप सबको बताना दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पर दोस्तों आंसर भी आप सबको पता है, आयोडीन की कमी से। मैंने शुरुआत में ही एक क्वेश्चन आपको कराया था, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये फूल जाती है, और आपको पता है घेंगा या ग्वाटर नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर। चलिए, बेसिकली कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क और थाइमस। बताइएगा दोस्तों, आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, सारू जी, प्रदीप जी, शीतल जी, शीलू जी, प्रियंका जी, रोहन जी, देविका जी, प्रिया जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से हो रहा है। बाबू बनारसी जी शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या आंसर होगा सभी दोस्तों की तरफ से। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके लिए राइट आंसर है, या पीयूष ग्रंथि आप राइट आंसर है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकार को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है, पैराथायरॉइड, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क और थायराइड। बताइएगा राइट आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर प्रिया जी ने किया है, बाबू बनारसी जी ने, रोहन जी ने, सत्येंद्र जी ने, शीतल जी ने, प्रियंका जी ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और यहाँ पर कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कम कर देती है, थायराइड ग्रंथि रक्त कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, अधिवृक्क हार्मोन, थायरोक्सिन और पैराथार्मोन। बताएंगे राइट आंसर क्या है, फटाफट से बता दीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, व्हाट इज द राइट आंसर हियर, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आंसर किया दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होगा, यहाँ पर एड्रिनल हार्मोन दोस्तों, क्या है, एड्रिनल हार्मोन या अधिवृक्क हार्मोन होता है, जो क्या करता है, हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस, थायराइड, अग्नाशय और वृषण। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, यहां पर शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोग की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी दोस्तों की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो इट इज नन अदर देन दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस नोट कर लीजिएगा। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाती है, अग्नाशय, अधिवृक्क, थायराइड और पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आप सभी दोस्तों की तरफ से। ठीक है, चलिए भाई,
हाँ बिल्कुल सही बेटा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल सही बात है प्रिया जी। ठीक है, अधिवृक्क का आपका राइट आंसर है। क्या है? आपात ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। ठीक है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, अधिवृक्क और पीयूष ग्रंथि। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? सभी लोग बता देंगे, फटाफट से आंसर आने चाहिए। कौन सी ग्रंथि आपकी आपात ग्रंथि कहलाती है? चलिए तो बताइए एक ग्रंथि का नाम जो क्या करती है, जो उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बहिस्रावी, या आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपकी क्या करेगी? वाहक नलिका में स्रावित करेगी, याद रखिए, अपने उत्पाद को। पीयूष ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय और हाइपोथैलेमस पिनियल ग्रंथियां हैं। ठीक है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, ए और बी दोनों, और ना तो एक और ना तो दो। बताइए किस प्रकार की है, अंतःस्रावी है कि बहिस्रावी है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस दोस्तों की तरफ से आ रहा है यहाँ पर, और बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर करके बता रहे हैं। प्रदीप जी, रोहन जायसवाल जी, देविका जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाबू बनारसी जी, रोहन जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। आमिर जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर दोस्तों ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग यहां तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया? हम लोगों ने अभी तक कर लिया डिजीज, हम लोगों ने कर लिया विटामिन हार्मोन, और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड हार्मोन भी कर लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन एंड पोषण, इसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड हार्मोन, और सबसे पहले डिजीज। इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे आ जाते हैं मेन, रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? बताइए। विटामिन B12, ए, आयरन और कैल्शियम। आंसर आप सबको कर देना है फटाफट से, और बता देना है राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यहाँ पे प्रिया जी पूछ रही हैं हिंदी की क्लास कब होगी? बेटा हिंदी की क्लास प्रिया जी कल सुबह 10 बजे से संपूर्ण सिलेबस का हिंदी रिवीजन है, याद रखिएगा, संपूर्ण सिलेबस का हिंदी की रिवीजन क्लास है। आप सभी लोग कल सुबह 10 बजे जुड़िए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, चलिए, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो आयरन या लोहा, याद रखिएगा, आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और देखिए, लोहा बेसिकली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। हीमोग्लोबिन का कार्य रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। दोस्तों पीसीएस में 2022 में प्रश्न आ गया, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सबने रट लिया था, मायोग्लोबिन किसी को पता ही नहीं था, सारे के सारे लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ऑक्सीजन को संग्रहित करता है। दिल के दौरे का क्या कारण है? बैक्टीरिया, वायरस, हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, और अज्ञात कारण से हृदय के कार्य करने में क्षति। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल के दौरे का क्या कारण है? तो हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है, तो आपका दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक, चलिए, बेसिकली दिल के दौरे या हृदयघात, हार्ट अटैक इसे बोलते हैं। तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल या अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है, और उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हृदय तक रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ठीक, चलिए, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से हृदय में प्रवेश करता है? दायां लिंद, बायां लिंद, दाएं निलय और बाएं निलय। बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए।
चलिए देख लेते हैं फटाक से क्या आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां से प्रवेश करता है, नोट कर लीजिएगा। तो बाएं एलिंद, बाएं एलिंद याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों कहां बनते हैं, मज्जा में, थाइमस में, धमनियों में और लसिका पर में। आंसर करें, फटाक से बता दें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दोस्तों की तरफ से आ रहा है, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर प्रदीप विश्वकर्मा जी, प्रिया जी, आमिर जी, सत्येंद्र जी, शीतल जी, सबके आंसर देविका जी बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पर दोस्तों एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों आपके मैरो में या मज्जा में बनते हैं, याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है, इसको याद रखिएगा। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, या हम क्या कह सकते हैं, ये आपका आरबीसी है। और ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स आपका श्वेत ऋदुर कणिका या डब्ल्यूबीसी कहलाती है, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, पाचन, खून का जमना, श्वसन और मलोत्सर्जन। बताएंगे दोस्तों फटाफट से आंसर क्या है, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और यहां पर क्या आंसर होगा दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है आप लोगों का। थ्रोम्बिन किस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए, खून का जमना, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, खून के जमने के लिए थ्रोम्बिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए देखिए, बेसिकली होता क्या है, प्रोथ्रोम्बिन चोट पर रुधिर के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। रुधिर के थक्के बनने की प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। आंसर सभी लोग करेंगे दोस्तों, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या है। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपका क्या है दोस्तों, इंसुलिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। रुधिर में शर्करा का नियमन करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। तो ये 3 अतिरिक्त क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपके एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। चलिए, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का उपयोग करते हैं, वारफरिन, ट्रेमाड्रोल, एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोलाजिन। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो देखना होगा यहाँ पर आंसर क्या है। तो रुधिर को पतला करने के लिए दोस्तों वारफरिन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, वारफरिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह एक दवा है जिसका उपयोग हम खून को पतला करने के लिए करते हैं, ठीक है। यह धमनी और शिराओं में रुधिर के थक्के को हटाता है और स्ट्रोक और हृदयघात के खतरे को कम करता है, क्लियर। चलिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 60, 80, 100, 100 और 1। तो आप लोगों ने सुना होगा ना 120/80, सुना है कि नहीं सुना है। ये क्या है दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर है। इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक 2 होता है। क्या होता है बता दीजिए, जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। डायस्टोलिक पूछा जा रहा है, फटाक से बताइए राइट आंसर क्या है। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है, डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा। यहां पर डायस्टोलिक प्रेशर आपका क्या है, 80 है। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, 80 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। चलिए भाई, ठीक है। चलिए आप देखिए, मनुष्य की धमनियों में प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक कितना है, यह आपका 120 मिलीलीटर ऑफ Hg और प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर ऑफ Hg होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी को 120/80 कहते हैं, ठीक। और ये 6 स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है। मतलब आपने कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए तो सामान्यतः वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर जरूर नापता है। इस तरीके का एक पट्टा बांधेगा और इसको दबा के प्रेशर क्या करता है, मेजर करता है। तो वो बीपी होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मनुष्यों में
रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90 और 140/100। फटक से बताइए राइट आंसर क्या है, जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर, थर्मामीटर, ईसीजी और स्टेथोस्कोप। बताइए क्या आंसर होगा, सभी लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और राइट आंसर क्या है? तो रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्फिग्नोमेनोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? रक्तचाप मापने के उपकरण को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिसमें आपके हाइपोथैलेमस, थाइमस, हाइपोथैलेमस आपको पता है ना दोस्तों, मस्तिष्क के जितने भी पार्ट हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक बार दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो लाइक कर सकते हैं, लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है? सेरेब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम और न्यूरॉन। फटाक से बताइएगा आंसर क्या है, सभी लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या है दोस्तों। चलिए, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नोट कर लीजिए, न्यूरॉन। क्या है दोस्तों? तो न्यूरॉन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पॉन्स, थैलेमस, पिन्ना और मेडुला। बताइए मस्तिष्क का कौन भाग नहीं है, फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, आप सबको बताना है। चलिए देख लेते हैं मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है। तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, तो पिन्ना जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी तीनों ही आपके मस्तिष्क के भाग है। ठीक है, पिन्ना सर के बाहर दिखने वाला कान का बाहरी भाग है, जिसे ऑरिकुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकुला भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर करेंगे, फटाक से बताएंगे राइट आंसर क्या है। चलिए, यहाँ पर सभी दोस्तों की तरफ से आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिस्पांस। देखिए यहाँ पर प्रिया जी ने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया है, रोजी जी ने भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो शरीर के तापमान के नियमन के लिए क्या उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या करता है दोस्तों, तो बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जो शरीर में हार्मोन तंत्र को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे शारीरिक ताप, भूख और प्यास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, अब देख लीजिए, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया है दोस्तों। यहाँ पर मैंने मानव मस्तिष्क दिखाया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी क्या है दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है। और ये दोस्तों क्या है? ये आपका हाइपोथैलेमस है। देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ठीक, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिबेलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होता है। यह गति, वाणी, दृष्टि, गंध, स्वाद, श्रवण, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या है। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से आ रहा है। शानदार तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं। ठीक है, सेरेबेलम के लिए कौन सा कथन सही नहीं, आपको बताना है। सेरेबेलम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों नोट करिएगा,
यहां पर ये गलत है, बाकी सब आपके सही है। यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। पिछले भाग में होता है बिल्कुल सही। ठीक है, मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्लियर। चलिए, सीधी रेखा में हम लोग क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना जैसी गतिविधियां पश्च मस्तिष्क के सेरिबेलम नामक भाग के कारण संभव होती है। यह स्वैच्छिक कार्यों की सटीकता और शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। इसको याद रखिएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? तो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए। याद रखिएगा, कई कथन वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो उसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लोग ये भी एक बार पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, चलिए, कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मेडुला, मज्जा, अग्र मस्तिष्क, मेरुदंड और मध्य मस्तिष्क। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। कौन सा आपका मुख्य सोचने वाला भाग है? तो नोट करिएगा, मुख्य सोचने वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क है। सोचने वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, पीछे वाले दिमाग को छोटा दिमाग बोलते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस स्टोरेज के लिए वो होता है, लेकिन सोचने की क्षमता के लिए आपका ये अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैंने आपके लिए क्या किया है, दिखाने का प्रयास किया है फिगर के माध्यम से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूं। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दोस्तों, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हिंड ब्रेन है या पश्च मस्तिष्क है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिबेलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरिबेलम भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, या मेरुदंड। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये आपका मेडुला है, ये पॉन्स है, ये आपका मध्य मस्तिष्क है, और ये वाला जो है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क या सेरेब्रम है। आगे आपका सेरेब्रम होता है और पीछे क्या होता है दोस्तों, सेरिबेलम। याद रखिएगा, दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है। सेरेब्रम जो होता है आगे का जो भाग है, ये मुख्य सोचने वाला ही भाग है। इसमें संवेदी, मोटर और साहचर्य क्षेत्र स्थित होते हैं। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? पसलियां, सेरेब्रम, पॉन्स और थैलेमस। बताइए आंसर करके, आंसर करके बताइएगा राइट आंसर क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज आपके एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं। ठीक है, और देखिए, इतना बेहतरीन सेशन है बेटा, मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, एक बार लाइक और शेयर करना बनता है दोस्तों सभी लोगों को। ठीक है, चलिए, सभी लोगों को लाइक और शेयर करना बनता है, फटाक से बता दीजिए। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम। मैंने आपको फिगर के माध्यम से दिखा भी दिया है, अग्र मस्तिष्क का भाग है ना सेरेब्रम, तो सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखिएगा, पश्च मस्तिष्क का क्या है, सेरिबेलम। क्लियर। चलिए, सेरेब्रम, तो सेरेब्रम दोस्तों बेसिकली क्या है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, और संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग आपका सेरेब्रम होता है। यहाँ पर अधिकांश स्वैच्छिक गतिविधियां, ऐच्छिक गतिविधियों और सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ये एक एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी और छींकने, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला, मस्तिष्क, पॉन्स और सेरिबेलम। वही प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों जिन पर पॉइंट्स पर आयोग लगातार हिट करता है और क्वेश्चन बनाता है। आप सबको पता है, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। किसी ने अगर दिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। चलिए, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सेशन दोस्तों ने किया है। यहां पर पार्टिसिपेशन एक्सेलेंट है दोस्तों आप लोगों की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों नोट करिएगा, यहां पर क्या है, मेडुला। क्या है दोस्तों? तो मेडुला दोस्तों क्या करता है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने
दिखाया भी, सेरेब्रम क्या करता है, संवेदी कार्य, ठीक है, भाषा, कम्युनिकेशन, संचार, याददाश्त के लिए है। सेरेबेलम किसके लिए है, पोस्चर, बैलेंस के लिए शरीर के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच के लिए। इसके बाद ब्रेन स्टेम, कार्डियक और रेस्पिरेटरी फंक्शन, उतना डिटेल नहीं, इंपॉर्टेंट है, बस इतना काम की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है, मेरुदंड, मेडुला ऑब्लिगांटा, न्यूरॉन और कोई नहीं, बताइए कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है, जल्दी से बता देना। चलिए कौन सा, मेड्यूला आंसर आ रहा है आप लोग की तरफ से, आप लोग की तरफ से मेड्यूला आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर है, बिल्कुल सही, मेड्यूला ऑब्लिगांटा बिल्कुल सही है, यह हृदय को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है और 3 बुनियादी भागों में इसको बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क या आपका हिंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम नेटवर्क रक्तचाप को नियंत्रित करता है और इसमें मेडुला ऑब्लिगांटा, पोन्स और मिड ब्रेन शामिल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभाने पर कोई दर्द नहीं होगा, स्किन, ब्रेन, हार्ट और आई, बताइए दोस्तों कहां पर सुई चुभाने पर कोई दर्द नहीं होगा, कहां पर सुई चुभाने पर कोई दर्द नहीं होगा, आप लोग को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप सबको बता देना है राइट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं यहां पर आंसर क्या होगा, मस्तिष्क या ब्रेन, ठीक है। बेसिकली क्यों नहीं होता, मस्तिष्क एक दर्द रहित अंग है, इसलिए जब कोई व्यक्ति होश में हो तो चुभाने या मस्तिष्क के एक हिस्से को हटाने से भी कोई दर्द नहीं होगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, ठीक है। मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ ब्रेन, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, बताइए दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिए, इसको याद कर लीजिए, फ्रंटल लोब इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज और इम्यूनो एसिड, बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा, ठीक है। आप सभी को बता देना है यहां पे आंसर क्या है, तो मस्तिष्क, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अब मेडुला ऑब्लिगांटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है, हृदय का, मस्तिष्क का, फेफड़े का और पेट का, बताइए मेडुला ऑब्लिगांटा किस अंग का हिस्सा है, किस अंग का हिस्सा है, मेडुला ऑब्लिगांटा किस अंग का हिस्सा है, आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो मेडुला ऑब्लिगांटा दोस्तों नोट करिएगा किसका हिस्सा है, तो मस्तिष्क का हिस्सा है, मस्तिष्क का हिस्सा है। क्लियर। चलिए बेसिकली करता क्या है, ये सबसे पीछे का भाग होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य उपापचय, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रक्तचाप, आहार नल के, कमनाकुंचन ग्रंथि स्त्राव और हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना। बेसिकली इसका काम क्या है, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में, मोटर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, सेरेबेलम, सेरिबेरम, मेड्यूला और पॉन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेरिबेलम, याद रखिएगा, मोटर कंट्रोल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर। चलिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, सेरेब्रम, सेरिबेलम और पॉन्स और पेटला, बताइए क्या आंसर है दोस्तों। सेरेब्रम आंसर आ रहा है या तो ए आंसर आ रहा है, या तो सेरेब्रम या तो ए आंसर आ रहा है, तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेरेबेलम आंसर है दोस्तों, क्या आंसर है, सेरेबेलम क्या करता है, शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। देखिए मानव शरीर में शरीर में गतिविधि और हाथ हाथ समन्वय के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क में स्थित भाग सेरेबेलम और सेरेब्रम के अलग अलग कार्य बटे हैं, या दो भाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए संपूर्ण शरीर की गतिविधि और संतुलन में सहायक होते हैं, ठीक, याद रखिएगा।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो बताइए दोस्तों। डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और कंट्रोल। बताएंगे आंसर क्या है फटाक से। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सेरेब्रम, सेरेब्रम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्लियर। बेसिकली मैं आपको बता भी चुका हूं। तो सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेरेब्रम में मुख्य सोचने वाला भाग होता है, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। और ये आपका आ गया पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके प्रश्न भी दोस्तों काफी आपके एग्जाम में आते हैं, तो कुछ प्रश्न हम लोग इसके भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों फटाक से। आमाशय में दूध का फटना किस प्रक्रिया के कारण होता है? मायोसिन, रेनिन, किस एंजाइम की प्रक्रिया के कारण होता है? बताइए। मायोसिन, रेनिन, एचसीएल, पेप्सिन। एंजाइम के प्रश्न भी काफी सारे आते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, हार्मोन्स कराए मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी, ब्लड सिस्टम करा दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण करा दिया। मैंने आपको नर्वस सिस्टम या आपका इंपॉर्टेंट जो है वो करा दिया। इसके बाद मैं आपको करा रहा हूं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। और यहां पर आंसर क्या है दोस्तों सभी दोस्तों की तरफ से? आमाशय में जो दूध का फटना होता है वो किसके कारण होता है? वो रेनिन के कारण होता है। रेनिन के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए, बेसिकली शिशुओं के जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है और इसके कारण आमाशय में दूध का फट जाता है। दूध आपका फटता है या दूध की फटने की क्रिया होती है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? गुर्दा, अग्नाशय, बड़ी आंत और जिगर। चलिए फटाफट से बताएंगे दोस्तों, राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर भी कर रहे हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो नोट कर लीजिएगा। तो किसके द्वारा? तो पैनक्रियाज। किसके द्वारा दोस्तों? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर। देखिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक। यह एंजाइम पित्त द्वारा इमल्सिफाई वसाओं को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्लों में बांट देता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। और जिन्होंने पेपर दिया होगा दोस्तों, जिन्होंने दिया होगा कोई भी एग्जाम, बायो के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां पर आंसर क्या है? यहां पर इंसुलिन। इंसुलिन इज द राइट आंसर। इंसुलिन इज द राइट आंसर। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, याद रखिए। क्लियर। चलिए देखिए, मैं आपको बता चुका हूं इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा का नियमन करता है और उसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है। ठीक। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन और कैसिन। फटाक से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों कैसीन। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है, याद रखिएगा। और एक और चीज, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी के कारण दूध का रंग सफेद होता है। किसके कारण दोस्तों? तो याद रखिएगा, कैसीन के कारण जो दूध का रंग है क्या है? वो सफेद है। ठीक है, और एक और प्रोटीन होता है दोस्तों, कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैरोटीन। एक और प्रोटीन होता है कौन सा? कैरोटीन। उसके कारण रंग क्या होता है दूध का रंग हल्का पीला होता है। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग हल्का पीला होता है और सफेद रंग दूध का होता है कैसीन के कारण। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
कैरोटीन हाइड्रोकार्बन है, और बीटा लैक्टोग्लोबिन और अल्फा लैक्टोब्लूमिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आमाशय में दूध का फटना किसकी प्रक्रिया के कारण होता है? मायोसिन, रेनिन, एससीएल, पेप्सिन, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, रेनिन होगा, ठीक है। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहते हैं? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। बताइए दोस्तों, किसे हम क्या बोलते हैं? किसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं? फटाफट से बताइए, किसे हम मिल्क शुगर भी कहते हैं? यहां पर आप सबको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से आप लोग आंसर करके बता भी रहे हैं, ठीक है। तो लैक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। याद रखिएगा, लैक्टोज मिल्क शुगर है या एक डाइसैकेराइड है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो ये भी पूछा जा चुका है, ये कैसा सैकेराइड है? डाइसैकेराइड है। किससे मिलकर बना है? तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? थायराइड, गुर्दा, यकृत और अग्नाशय। तो प्रश्न रिपीटेड है, फिर से हम लोग कर चुके हैं। लिवर आप सबने बता दिया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या आंसर होगा? कौन टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा देता है? तो टूटने के बाद अधिकतम ऊर्जा कौन देता है? तो वसा। याद रखिएगा, कितना देता है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितने देते हैं? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। सॉरी, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। डिजिट तो एकदम ठीक है, कैलोरी पर ग्राम होगा, किलो कैलोरी नहीं होगा, ठीक है। 9 कैलोरी पर ग्राम और 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा याद रखिएगा 9 देता है, इसलिए मैक्सिमम है, ठीक। क्लियर? पित्त रस बनता है, बाइल जूसेस फॉर्म्ड इन द, कहां पर बनता है? किडनी, लार ग्रंथि, यकृत और फेफड़ा। बताइए दोस्तों, कहां बनता है दोस्तों? पित्त रस कहां पर बनता है आपको बताना है। पित्त रस कहां पर बनता है आप सबको बताना है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं, ठीक है। तो पित्त रस कहां बनता है? तो यहां पर यकृत में बनता है दोस्तों, यकृत या लीवर में, याद रखिए, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यकृत है, याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से पित्त रस या बाइल जूस को स्रावित करती है, जो पित्ताशय में जमा होता है। कहां जमा होता है? स्त्रावण भले ही यकृत करता है, लेकिन जमा कहां होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पित्त रस और अग्नाशयी रस एक सामान्य वाहिनी द्वारा छोटी आंत में जारी किए जाते हैं और ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। हेपरिन, यूरिया और पित्त रस का उत्पादन यकृत में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च, रेशा, प्रोटीन और वसा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, शानदार तरीके से रिस्पॉन्सेज आपके आ गए हैं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, लार किसके पाचन में मदद करता है आप सबको बताना है, ठीक। यहां पर स्टार्च, स्टार्च के पाचन में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पैनक्रियाटिक डक्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रास नली। बताइए कौन सा सबसे बड़ा होता है दोस्तों आपका पाचन तंत्र, ठीक है। सबके आंसर आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो सबको बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? तो छोटी आंत। क्या है? तो छोटी आंत दोस्तों क्या है? ये सबसे लंबा अंग है, याद रखिएगा, पाचन तंत्र का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसकी लंबाई 7 मीटर होती है या 22 फीट होती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन पूरा करना और पोषक तत्वों का अवशोषण करना। क्लियर? मानव शरीर में रक्तचाप कैसे नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, थाइमस और कॉर्पस, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, थाइमस और कॉर्पस। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? फटाक से बता दीजिए, फटाक से सभी लोग बता दीजिए
राइट आंसर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर तो रक्तचाप नियंत्रित कैसे होता है, तो याद रखिए थायराइड ग्रंथि से आपका क्या होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ तक क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है आपको बता दूं। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक विटामिन कर लिए, डिजीज कर लिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स कर लिए, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कर लिए, हम लोगों ने पाचन तंत्र कर लिया, हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र कर लिया, और हम लोगों ने नर्वस सिस्टम या आपका मस्तिष्क प्रमुख रूप से हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बच्ची है, वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। हम लोग प्रकाश संश्लेषण और बायो फर्टिलाइजर कवर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण और बायो फर्टिलाइजर करने जा रहे हैं। तो एक बार दोस्तों सेशन अगर पसंद आया है तो सभी लोग क्या कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके, मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला बेसिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है, वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम न्यूक्लियस। बताइए आंसर क्या है, फटाफट से सबको बताना है, फटाफट से सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सेशन को एक बार दोस्तों आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रात में 10 बजे सबको जुड़ना है दोस्तों। याद रखिएगा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की शानदार मैराथन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर है। बताइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर है दोस्तों। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। रट लीजिएगा, ये प्रश्न आता ही आता है। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से ऑक्सीजन लेता है, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन और पेटल। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए क्या ऑप्शन होगा, फटाफट से बताइए। तो कौन सा भाग है आपका, जो स्टोमेटा, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है, तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कार्बन। बताइए कौन सा आपका क्लोरोफिल में मौजूद नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी दोस्तों के लिए ये सेशन है, ये क्वेश्चन है, और शानदार तरीके से आप लोग आंसर करके बता रहे हैं। वेरी गुड, ऋषि जी, प्रिया जी, प्रदीप जी, सत्येंद्र जी, रोजी जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से आ रहा है, शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम, याद कर लीजिएगा क्लोरोफिल में मौजूद नहीं होता, कौन सा, पोटेशियम, नहीं पूछा है आपसे, बाकी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, कार्बन होते हैं। क्लियर, प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान क्या है, 25 से 35 डिग्री, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 35 से 40 और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या है, फटाफट से सबको आंसर कर देना है। ठीक है, फटाफट से सबको ऑप्शन बता देना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान क्या है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, बताइए दोस्तों, ब्लू लाइट नीले प्रकाश में, रेड लाइट लाल प्रकाश, व्हाइट लाइट और ग्रीन लाइट। बताइए दोस्तों अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, सभी लोग बता दीजिए। ठीक है, सबको बताना है दोस्तों, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाल रंग की रोशनी में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की किस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू और रेड एंड येलो। बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग आंसर करके राइट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहां पर रेड एंड ब्लू, लाल और नीला, याद रखिएगा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की लाल और नीली तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। निम्न में से किस पौधे में आप लेग हीमोग्लोबिन पा सकते हैं। ठीक है, गेहूं,
सोयाबीन, आलू और बैंगन। बताइए, बताइएगा दोस्तों, आंसर करके फटाफट से बताइए। ठीक है, आपको बताना है लेग हेमोग्लोबिन पा सकते हैं किससे, तो यहां पर सोयाबीन से। क्लियर। चलिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, ऊष्मीय में, रासायनिक में, गतिज ऊर्जा में और फिजिकल या भौतिक ऊर्जा में। चलिए बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। यहां पर केमिकल या रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट टाइम ही दोस्तों बस क्वेश्चन आंसर देखते चलिए, इतना एक एक बार आंख के सामने से निकल जाएगा तो एग्जाम में आएगा, टकरा जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग के करने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन या श्वसन, ट्रांसपायरेशन और एक्सक्रीशन। क्या आंसर होगा दोस्तों। अब आप, ये तो आप सबको पता है दोस्तों, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है, तो नोट कर लीजिए, आप सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस आपका राइट ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वाटर। ऑक्सीजन वाटर को क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन को, बताइए राइट आंसर क्या है दोस्तों, फटाफट से बता देना है आप लोग को, फटाफट से बता देना है आप सभी दोस्तों को। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, सभी लोग बता दीजिए। तो आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। क्लियर। चलिए, प्रकाश श्वसन कहां पर होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, प्रकाश की प्रतिक्रिया कहां होती है। ठीक है, व्हाट डज द लाइट, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, कहां होता है दोस्तों, तो ग्रैना में। अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं जैव उर्वरक के या बायो फर्टिलाइजर के। अब देखिए, ये कुछ प्रश्न जो है बायो फर्टिलाइजर के लिए मैं इसमें करा दे रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने दोस्तों यहां पर इसको एक अलग सेगमेंट का नाम दे दिया, कृषि का नाम दे दिया है, जबकि कृषि का ऐसा कोई अलग सेगमेंट नहीं है दोस्तों आरओ की परीक्षा में। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी के जो मिट्टी और वनस्पति वाले कृषि वाले क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो उसको लोगों ने एग्रीकल्चर अलग नाम दे दिया, जबकि एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी और ये बायो फर्टिलाइजर मिला दीजिए तो आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, गेहूं, चना, धान और सरसों। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है कहां पर दोस्तों, तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, धान या पैडी की फसल में, धान या पैडी की फसल में। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सर एजोला से जुड़े चावल के खेतों में पाया जाता है। ठीक है, तो टोली, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, टोली, टोली फोथ्रिक्स, ठीक है, फ्रैंकिया, एनाविना और स्पिरुलिना। ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा दोस्तों, सबको बता देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर आपके ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो एनाविना, एनाविना याद रखिएगा। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक नहीं है, तो माइकोराजा, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम और नोस्टोक। बताइए, बताइएगा दोस्तों क्या आंसर हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्लियर। ठीक है,
सोयाबीन की फसल के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? नोस्टोक, एजोस्पिरुलम, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। ठीक है, फिर से आंसर बताइए आप सभी लोग। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नोस्टोक, चलिए बता दीजिए दोस्तों, आप सबको आंसर बताना है फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा सभी लोग? चलिए यहां पर देख लेते हैं यहां पर क्या है, राइजोबियम इज द राइट आंसर। राइजोबियम इज द राइट आंसर। धान के खेतों में आमतौर पर नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रैंकिया, ऑसिलाटोरिया, एजोलोस्पियम और राइजोबियम। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, धान के खेतों में आपका एजोस्पिरुलम आपका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा फर्न एक जैव उर्वरक है? ठीक है, तो सेल्विनिया, एजोला, पेट्रेडियम और मार्सिलिया। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये नाम आपके एग्जाम में दोस्तों एक आध आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए मैंने 8-10 क्वेश्चन इसके भी दोस्तों डाल दिए हैं ताकि आप लोग सही कर सकें। क्लियर? जैविक खेती बेसिकली किसके उपयोग के माध्यम से फसल उगाने की तकनीक है? तो किसके उपयोग के माध्यम से फसल उगाने की तकनीक है दोस्तों जैविक खेती? तो सभी के लिए रेजिडेंट प्रतिरोधक, प्रकार के प्रतिरोधक, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक, ये सब आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग होते हैं। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का एक जोड़ा है? सैल्मोनेला और इकोली, राइजोबियम और ग्रासेस, नोस्टोक और लिग्यूम, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखिएगा, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये आपका क्या है? जैव उर्वरक और फर्न का जोड़ा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत सुमेलित है? तो एलनस फ्रैंकिया, अल्फाफा, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सर, एनाविना और माइकोराजा रोडोस्पिरुलम। ठीक है, तो गलत आपका कौन सा है? तो यही आपका है, ये कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी तीनों आपके ठीक है। क्लियर? तो ये रहा दोस्तों आपका सेशन जो मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बायोलॉजी मैंने पूरा ही कंप्लीट कर दिया है, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पूरा दोस्तों आपका। तो ये मैराथन आप सभी लोग अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो काफी हद तक बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार।